Hello and welcome to Ayu Pathshala. Today we are going to touch upon the topic which we have already covered, that is the spectrum management in our previous lectures. But many of you pointed out that this sort of discussion has not been done from a particular perspective. So yes, I am back again on this particular topic. We have covered this topic from the perspective of the administrative point of view. How is the spectrum is being managed while it is being auctioned? Who do the auctioning? How the available bandwidth is distributed among different operators? But we have not touched upon the perspective how a particular operator technically manage the spectrum when he uses the unlimited spectrum for providing services to the customers. So today we are going to deal from that point of view. Let me give you a disclaimer before we proceed on to this lecture that we have not prepared any handwritten notes or any PDF for this. So what I'll be discussing in this class, you shall go on preparing the notes by yourself. So let us begin today's topic. Now, we have already talked about this point that the spectrum, how the spectrum is managed, how the spectrum is being auctioned, and how the license is provided. What is the procedure of all that? That we have already discussed. Now, अब हम लोग इस कहानी तक पहुंच चुके हैं कि किसी एक ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई एक्स एक ऑपरेटर है और उसको जो है एक फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट हो गया है। उसने ऑप्शन में वो बैंड यूज किया है, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट अस टेक कि उसने जो है 900 से 925 मेगाहर्ट्ज का एक स्लॉट जो है स्पेक्ट्रम के अंदर, स्पेक्ट्रम के ऑप्शनिंग के अंदर वो स्लॉट उसको मिल गया है। ठीक है। नाउ अब वो स्लॉट को यूज करेगा एंड हाउ ही इज गोइंग टू मैनेज दिस लिमिटेड स्पेक्ट्रम to provide the service, that is further story that we are going to discuss today. तो फॉर एग्जांपल कि कोई फॉर एग्जांपल सपोज करो कि कोई हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम मैं डाल देता हूँ ऑपरेटर बी, और उस ऑपरेटर को जो फ्रीक्वेंसी अलॉट की गई है दैट इज 900 से 925 मेगाहर्ट्ज, दैट इज सपोज कर लो कि 25 मेगाहर्ट्ज की इसको बैंडविड्थ मिली है। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो बैंडविड्थ क्या होता है, चैनल्स क्या होते हैं, ये सब ऑलरेडी आपको पता होगा। ठीक है। अब मैं यहाँ से एक स्टोरी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। Let me try to explain it in a way in which you all will be able to understand the thing, that yes, that is the requirement and that is how the thing should move on further. ठीक है। तो मैंने अपना सारा सेटअप किया, अपना पीटीएस बीएससी एमएससी सब इक्विपमेंट्स लगा दिए, एंड देन आई कम टू सेटअप व्हाट आई हैव टू सेटअप अ टावर। एंटीना लगाना होगा मुझे। ठीक है। अब एंटीना की भी एक कहानी है जो आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे हम 2G से 3G और 3G से 4G और 4G से 5G की ओर मूव कर रहे हैं, है ना, व्हाट एक्चुअली इज कॉमन इन दिस मूवमेंट और इन दिस जर्नी इज वी आर मूविंग टुवर्ड्स हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसी। इसलिए जब हम एक टावर एक एंटीना लगाते थे तो 2G के अंदर जो है दूसरा एंटीना लगाने के लिए हमको काफी दूर में हमको दूसरा एंटीना दिखता था, है ना। लेकिन जैसे ही हम 3G की तरफ मूव किए ये एंटीना का डिस्टेंस घट करके थोड़ा नजदीक हो गया, और 4G के अंदर ये और थोड़ा घट के नजदीक हो गया। इसका रीजन क्या है ना। और 5G के अंदर और भी ज्यादा बहुत ज्यादा एंटीना को यूज करने लगे। रीजन क्या है? रीजन जो है ना वो पक्षी राजा जो है, बताया था आपको। अगर आपने रोबोट 2.0 देखा होगा तो उसमें पक्षी राजा का यही पेन था कि इतना ज्यादा जो आप टावर्स लगा रहे हो, इससे पक्षियों, जो बर्ड्स हैं, उनके फ्लाइंग पैटर्न पे प्रॉब्लम्स आता है, उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रॉब्लम आता है। तो दैट वाज द सेपरेट स्टोरी। बट यस, रीजन ये है कि व्हेन वी आर यूजिंग द हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, ऑटोमेटिकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। इज इट ट्रू और नॉट? क्यों? फ्रीक्वेंसी, velocity of the electromagnetic wave is given by velocity is equal to f into lambda। इसी को इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत है? अरे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। वन अपॉन टाइम को ही तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्टेंस क्या होगा? वो लैम्डा होगा। यहाँ लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी
तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वी हैव द इनवर्स रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा, यानी कि आप जैसे ही जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे आपका लैम्डा यानी कि जो डिस्टेंस है वो घटता जाएगा। ठीक है, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ, अगर आप जैसे जैसे वेवलेंथ आपका शॉर्ट होता जाएगा, अब जहां पर हम मिलीमीटर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं ना, मिलीमीटर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं 5G के अंदर, जहां पर हम गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, तो वेवलेंथ कितना शॉर्ट हो गया है ना। जैसे जैसे वेवलेंथ आपका शॉर्ट होगा वैसे ही वैसे आपका क्या होगा, हायर पाथ लॉस होगा, पाथ लॉस होगा, और वेव की पेनिट्रेशन पावर भी घट जाएगी, यानी कि यहाँ से वेव गया, कोई वॉल बिल्डिंग आ गई, यहीं पर वेव टकरा करके रुक गया। अर्लियर 2G 3G में क्या था कि वेवलेंथ जो थी आपकी बहुत लार्ज होती थी, फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती थी, उसका पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हायर पाथ लॉस होगा और पेनिट्रेशन पावर डिक्रीज होगी तो आपको हर कुछ डिस्टेंस के बाद में एंटीना को प्लेस करना होगा ताकि फिर से सिग्नल को रेडिएट कर सके। प्लस जो 5G के अंदर टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मैसिव मीमो यूज करते हैं, एंटीना यूज करते हैं, जहां पर हम 64 क्रॉस 64 और इससे भी ज्यादा एंटीना यूज करते हैं ताकि हमारा लेटेंसी जो है बहुत ही कम हो जाए। क्यों, हमने देखा ये सारी चीजें ऑलरेडी मीमो वाला हम ऑलरेडी टॉपिक कवर करके आ चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज का मुद्दा ये नहीं है, आज का मुद्दा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर हमारे पास एक, देखो डायग्राम बनाने में इतना माहिर नहीं हूँ लेकिन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स। ये समझ लो ना, एक टावर है, ठीक है, और ये कौन लगाया है, एक ऑपरेटर है भी, उसने लगाया। जिसको कितना बैंडविड्थ मिला है, 25 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ मिली है। ठीक है, कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रही है, 900 मेगाहर्ट्ज से 925 मेगाहर्ट्ज। अगर हम इसको किलो हर्ट्ज में रिप्रेजेंट कर दे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे नाइन, इतना 900,000 किलो हर्ट्ज से 925,925,000 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब मान लो कि इस ऑपरेटर बी को एक यूजर, इसके पास बहुत सारे यूजर होंगे, U1 U2, बहुत सारे बंदे होंगे ना भाई जो इसका सिम खरीदेंगे, बात करेंगे, तो वो एक यूजर को इफेक्टिवली डेटा और वॉइस के लिए 25 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ देता है कि भाई इस बैंडविड्थ के अंदर आप अपना डेटा ट्रांसमिट करो, कॉल करो, मैसेज करो, वीडियो कॉल करो, जो भी करना है करो। और इसको वो एक चैनल से रिप्रेजेंट करता है, यानी कि चैनल 1। समझ में आ रहा है ना, यानी कि मैं अगर एक यूजर को एक चैनल अलॉट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, उसको कितनी बैंडविड्थ दे रहा हूँ, 25 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ दे रहा हूँ। तो अगर अपना चैनल का साइज इसने 25 किलोहर्ट्ज रखा है, तो 25 मेगाहर्ट्ज यानी कि 25,000 के बैंडविड्थ में उसको कितने चैनल्स मिलेंगे, तो एक चैनल का बैंडविड्थ है 25 किलोहर्ट्ज, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स यहाँ से कितने आ जाएंगे, 1000 चैनल्स। ठीक है, क्लियर हो गया ना। यानी कि ऑपरेटर बी के पास एनी टाइम 1000 चैनल्स है, यानी कि वो 1000 कस्टमर को साइमल्टेनियसली चैनल अलॉट कर सकता है, 1000 कस्टमर एक साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल 1 को मान लो, चैनल 1 का इसने फ्रीक्वेंसी अलॉट किया कि 9000 से लेकर के, सॉरी 900,000 से लेकर के 925 किलोहर्ट्ज। ठीक है, और चैनल 2 925 से लेकर के 950 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ऐसा ही होगा फर्दर चैनल 3 चैनल 4, इस तरीके से इसने अपना चैनल्स बना लिया, फ्रीक्वेंसी का बैंड बना लिया। अब इस चीज को ध्यान रखना है, चैनल 1 का मतलब है 900 से 900,000 किलोहर्ट्ज से 925, जो भी बोलो, कहीं ना सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 925 किलो हर्ट्ज का रेंज है, यह फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, अब इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं ना रिप्रेजेंट सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि बार बार ये 900,000 ऐसा ना बोलना पड़े, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि F1, इसको F1 का मतलब ये ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी, F2 का मतलब ये ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी मत कंसिडर करना। ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो भाई अब इसने ये एंटीना यहाँ पर लगाने के बाद, ये लिखते चलो, बाद में ना बोलना कि नोट्स प्रोवाइड करो, तो मैंने नोट्स प्रिपेयर नहीं किया है, मैं सडनली से मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि ये टॉपिक कवर नहीं है, तो आई एम गोइंग टू कवर दैट टॉपिक, सिंपल एज दैट। ओके,
तो अब ये एंटीना लगाया। नाउ दिस ऑपरेटर बी हैज टू मेजर कि भाई ये कितना देर दूर तक सिग्नल को रेडिएट कर सकता है, और उसने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, कि भाई मेरा एक एंटीना से इतने दूर तक रेडियस नाप लिया कि इतने दूर तक मेरा जा रहा है ना, और उसने एक सर्कल बना लिया। और उसके बाद दूसरा एंटीना लगाया, और ऐसा दूसरा एंटीना मान लो इसने सर्वे कर लिया कि मेरा एक एंटीना जो है 5 किलोमीटर तक का रेडिएट कर सकता है सिग्नल को। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा एंटीना जो है इस 5 किलोमीटर से थोड़ा दूर लगाएगा, ये 5 किलोमीटर है, और दूसरा एंटीना भी 5 किलोमीटर रेडिएट करेगा, तो यहाँ पर एक एंटीना लगाते हैं, दूसरा एंटीना लगा दिया, ठीक है। ये भी 5 किलोमीटर तक रेडिएट करेगा, और यहाँ से भी एक सर्कल बना लिया, एरिया डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इसने भी इस एंटीना को इसने बोला कि आप जो है फ्रीक्वेंसी रेंज पूरा 9, जो भी ये आपका बैंडविड्थ है ना, 9 से इसको इसको मैं बोलता हूँ बी नॉट, ठीक है, याद रखना इसको बी नॉट बोल रहे हैं। तो अब इसने इस एंटीना के अंदर बी नॉट को रेडिएट करना शुरू किया, ठीक है। और बी नॉट को रेडिएट करने का मतलब क्या है कि पूरा 1000 चैनल्स को इसने रेडिएट करना शुरू किया। और यहाँ पर कोई यूजर बात कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, मान लो कि कोई यूजर है जो कि इस बाउंड्री पे बात कर रहा है, इस बाउंड्री पे बात कर रहा है, और उसको उसने चैनल 1 अलॉट किया है, यानी कि F1 फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा है। और एक यूजर है जो अभी फिलहाल यहाँ पर है, लेकिन वो बात करते करते, मूव करते करते यहीं पर आ गया, ठीक है। हालांकि ये इस वाले एंटीना से लास्ट है, और ये भी नॉट पूरे का पूरा सिग्नल को रेडिएट कर रहा है, इसके पास भी वही सारे फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है जो इसके पास अवेलेबल है, पहले एंटीना के पास अवेलेबल है, दूसरे एंटीना के पास भी सेम फ्रीक्वेंसी वो रेडिएट करेगा, और उसके पास भी सेम चैनल्स होंगे। तो यहाँ पर मान लो एक यूजर है जो आ गया, और वो भी उसको भी चैनल 1 ही अलॉट हुआ था, तो वो भी उसके लिए भी तो चैनल 1 यही होगा ना, सेम फ्रीक्वेंसी रेंज होगा ना, क्योंकि ये सारे के सारे इंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज को रेडिएट कर रहे हैं, और ये भी F1 पे बात कर रहा है। तो आप बताओ कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? कुछ प्रॉब्लम होगा? हाँ, ये दोनों जो है सेम फ्रीक्वेंसी रेंज पे बात कर रहा है, यानी कि दिस फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर बात कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। और कभी कभी ये होता भी है, कभी सुने हो ना, आपने कॉल किया था राम को, और बात करते करते मोहन बीच से बोलने लगता है, फिर आप बोलते हैं हेलो हेलो हेलो, तो आप बोलते हैं अरे भैया क्या हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद अगेन राम वापस से बोलने लग जाए, तो आप बोलते हैं अरे पता नहीं यार कॉल पे ना दूसरी जगह लग जाता है, ऐसा होता है ना। दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, और ये पॉसिबल सिनारियो है जब इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है। और ये तो मैंने दो ही एंटीना के बारे में बात की। सपोज करो कि यहाँ से हम एक और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस नाप लेते हैं कि भाई यहाँ से 5 किलोमीटर और यहाँ से 5 किलोमीटर, तो इससे 5 किलोमीटर दूर ले लो और इससे 5 किलोमीटर दूर ले लो, और ये दोनों पॉइंट जहां मिलते हैं वहां पर एक एंटीना लगा दो, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका भी एक सर्कल बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो 3 बाउंड्रीज बन रही है, एक तो यहाँ पर इंटरफेरेंस हो सकता है, एक यहाँ पर इंटरफेरेंस हो सकता है, क्योंकि इसका यूजर हो सकता है सेम चैनल पे बात करके यहाँ पर आए, और वही चैनल यहाँ पर भी तो आप प्रोवाइड कर रहे हो। ये भी जो है एंटीना नंबर 3, ये भी तो आपका क्या करेगा, अब सारे के सारे फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहा है बी नॉट को, है ना। और बी नॉट के अंदर हमारे पास 1 से लेके 1000 चैनल है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक यूजर जो है वो सेम चैनल, चैनल नंबर 1 इसको भी मिला, वो भी यहाँ पर बात कर रहा है, और चैनल नंबर 1 ये भी यहाँ पर बात कर रहा है, चैनल नंबर 2 से ये भी यहाँ पर बात कर रहा है, चैनल नंबर 2 से ये भी यहाँ बात कर रहा है, सेम जितनी भी बाउंड्रीज है। बोलने का मतलब ये है कि देर इज अ पॉसिबिलिटीज के वहां पर क्या होगा, वहां पर इंटरफेरेंस होगा। नाउ आपको ये इंश्योर करना है कि अगर ये यूजर चैनल चैनल नंबर 1 पे बात कर रहा है, तो इस बाउंड्री के आसपास जितने भी लोगों को हमने चैनल अलॉट किया है, वो चैनल चैनल नंबर 1 नहीं होना चाहिए। एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये है ना, तभी तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। और फिर आपको सिमिलरली हर बाउंड्री पे ट्रैक करना पड़ेगा कि अगर मेरा एक यूजर यहाँ पर उसको हम चैनल नंबर 2 अलॉट किए हैं, तो इस बीटीएस यानी कि इस टावर से जो चैनल हमने दूसरे यूजर को अलॉट किया है, वो इस बाउंड्री के अक्रॉस चैनल नंबर 2 अलॉट ना करे, ताकि इंटरफेरेंस नहीं हो। अब देखो ये कितना डिफिकल्ट काम है ना। आपने मान लो चैनल नंबर 2 इसको अलॉट किया है, और आप चाह रहे हो कि यहाँ पर कोई भी यूजर चैनल नंबर 2 पे अलॉट ना हो, बट यहाँ पर तो हो सकता है, और ये अगर यूजर मूव करके यहाँ चला चला गया, तो फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, है ना। तो ये एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा काम है कि ट्रैक करना कि आपने कौन से यूजर को कौन सा चैनल दिया है, और दूसरे
एंटीना से जो यूजर एडेड है उसको वो चैनल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, दैट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अदर सॉल्यूशन क्या है? अदर सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम ऑलरेडी हमको यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले तो इस एरिया को, जहां तक एक एंटीना अपना सिग्नल को रेडिएट करता है, उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल समझ में आ गया क्या है? सेल पर्टिकुलर वो पूरा रीजन है जहां पर एक एंटीना अपने पूरे रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को रेडिएट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब चलो असली प्रॉब्म की ओर। एक्चुअली ये सेलुलर कंसेप्ट के अंदर ये सब टॉपिक्स आते हैं, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने बोला है तो आई हैव टू डू दैट, तो मैं पढ़ा देता हूँ। अब देखो असली प्रॉब्लम क्या है। असली प्रॉब्लम यह है कि आपने सबसे पहले सेल को इस तरीके से चूज किया कि ये वाले रीजन पे अगर कोई यूजर है, ये वाले रीजन पे अगर कोई यूजर है, तो उसको ना तो ये वाला एंटीना फीड करेगा, ना तो ये वाला एंटीना फीड करेगा, ना तो ये वाला एंटीना फीड करेगा, है ना? यहाँ पर कोई यूजर है तो उसको तो कहीं से भी चैनल्स एलोकेट नहीं होगा, कहीं से भी सिग्नल नहीं मिलेगा, तो कैसे इसका कॉल थ्रू करेंगे? तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हो कि आप कि यहाँ पर कोई भी यूजर नहीं होगा या कोई भी यूजर का घर नहीं होगा अगर आप इस तरीके से सेल को चूज करते हो, तो थियोरेटिकली तो इट इज इम्पॉसिबल टू चूज सेल एज अ सर्कल। तो हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन होता है? हमारे पास यहाँ पर देखो, रेडियस फिक्स है ना, आर आर, दो टावर के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज फिक्स है, आर आर, तो इजी हो गया ना डिटरमाइन करना, है ना? तो सर्कल से ये तो एडवांटेज मिल रहा है कि दो टावर के बीच का डिस्टेंस हमको क्या मिल रहा है? फिक्स मिल रहा है। लेकिन दूसरा डिसएडवांटेज क्या मिल रहा है कि ओवरलैपिंग, जो अगर ओवरलैपिंग को अवॉइड कर रहे हैं कि मतलब एक सेल का एरिया दूसरे सेल से ओवरलैप ना करे, तो हमको बीच में कुछ ऐसा रीजन मिल रहा है जो कि क्या हो रहा है? कवर्ड नहीं हो पा रहा है। तो आप बोलोगे सर सर्कल को ओवरलैप कर दो, तो बेवकूफ, अगर ओवरलैप कर दिए, इस तरीके से बना दिए, तो भाई बाउंड्री पे ही इंटरफेरेंस हो रहा है। ओवरलैप कर दोगे तो बहुत सारे रीजन, जितना रीजन ओवरलैप करेगा उस सब पे इंटरफेरेंस हो जाएगा, है ना? बाउंड्री पे तो अभी कम इंटरफेरेंस हो रहा है, ओवरलैपिंग करोगे तो ज्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो ओवरलैप तो नहीं करोगे, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप बाउंड्री पे ही रखोगे। और बाउंड्री पे ही रखोगे ताकि आपको जो है पूरे यूजर्स को कवर कर सको, तो फिर सर्कल चूज करने पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? इसका सॉल्यूशन क्या है कि सर्कल नहीं यूज करते हैं, सेल का शेप ही तो यूज करना है थ्योरेटिकली, तो हम स्क्वायर यूज कर सकते हैं। स्क्वायर यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? स्क्वायर यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? अब मैं टावर को एक ऐसे सर्कल से डोनेट करता हूँ, तो ये मेरा एक टावर है, और इसके अक्रॉस में एक स्क्वायर बना लेता हूँ, और उसके बाद सारे सेल को एडजेसेंट प्लेस कर देता हूँ एक दूसरे के ऊपर, तो रख ही सकते हैं, कोई भी बचेगा नहीं एरिया जो हम कवर नहीं कर पाएंगे। अच्छी सोच है। दैट इज वन ऑफ द पॉसिबल सिनेरियो दैट कैन बी डन। ये सारे स्क्वायर है, हाँ मेरे भाई, ऐसा मत समझना ये ट्रायंगल है। और सबके सेंटर में हम क्या लगा देंगे? एक एक एंटीना लगा देंगे। अब बताओ कि कोई भी बच रहा है क्या? कोई भी बच रहा है रीजन? कोई भी रीजन बच नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये वाला स्क्वायर का साइड अगर ए है, तो इस और इस एंटीना के बीच का डिस्टेंस 2a, इसके और इसके एंटीना का बीच का डिस्टेंस 2a, इससे और इससे एंटीना का बीच का डिस्टेंस 2a, और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला तो 2√a हो गया। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? रूट 4√a हो गया एक्चुअली, सॉरी, 2√2 into a हो जाएगा। देख लो यार क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लो। ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा? √2a हो जाएगा, तो ये 2√2a हो जाएगा, ठीक है? 2√2a, ठीक है। सिमिलरली इस वाले और इस वाले का डिस्टेंस 2√2। तो इसका मतलब ये हो गया कि रीजन, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है कि ये जो एंटीना है, ये कैसा एंटीना है? ओमनी डायरेक्शनल, हर डायरेक्शन में सेम पावर से, ओमनी डायरेक्शनल, हर डायरेक्शन में सेम पावर से रेडिएट करेगा। तो अगर हम इसको मान रहे हैं कि यहाँ पर ये ए से ही रेडिएट कर रहा है ना? तो ये वाला डिस्टेंस तो बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रेडिएशन केवल यहीं तक पहुंचेगा, इस वाले रीजन में तो पहुंचेगा ही नहीं। या अगर ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये यहाँ तक रेडिएट कर रहा है, कॉर्नर तक, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ को, इसको पार करके √2a तक रेडिएट करेगा, यहाँ तक रेडिएट करेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द टू एंटीना जो है एक प्रॉब्लम होगा। तो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या है? एक हेक्सागोनल सेल का। और हेक्सागोनल सेल्स को लेने का फायदा क्या है वो दिखाते हैं। पहले एक हेक्सागन बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। इतना ज्यादा बड़ा होगा, इतना बड़ा नहीं बना, छोटा सा बनाते हैं समझाने के लिए। ये हेक्सागन हो गया, इसके बीच में आप डाल दो, ये सारा डिस्टेंस सेम है, ठीक है? ये सारा डिस्टेंस सेम है। तो इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां के स्मॉल डी आपको क्या बोलते हैं? सेल का रेडियस, ठीक है?
सेल का रेडियस। उसके बाद यहाँ पर एक हेक्सागन बना दो। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखा ना वैसा। देखना भाई, अगर मैं नहीं बना पाऊँ प्रॉपर तो बोलना मत कि सर आपने बहुत ही रद्दी बनाई। कोशिश तो कर रहा हूँ कि डायग्राम थोड़ा सा सुधार। देखो, तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब किसी भी दो एंटीना के बीच का डिस्टेंस जो होगा ना वो ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट क्या 100% सेम होगा। ठीक है। रुको ना, मैं इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इंटरनेट से इमेज डाउनलोड कर लिया तो आके आपके बेटर समझा सकते हो। देखो, यहाँ पर ना सेल को थोड़ा दूर रखा है, लेकिन इस तरीके का एक हेक्सागोनल सेल बना है। यहाँ पर सेल 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स है। अब अगर आप ये एक सेंटर में लोगे ना तो ये, और इसको सेंटर में लोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, हर सेल के बीच का डिस्टेंस सेम है। और अब देखना ये क्या बनेगा ना, एक हेक्सागन खुद ही बन जाएगा। सेम है। यहाँ से ये डिस्टेंस भी सेम है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है, सबके बीच में एक एक ये लगा हुआ है। तो यहाँ पर सब जगह क्या है लगा हुआ है, एक टावर लगा हुआ है। तो अभी यहाँ पर हमारा दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये सारा क्या है, एक एक एंटीना लगा हुआ है। ठीक है। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होता है। क्या प्रॉब्लम सॉल्व होता है, सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि कोई भी रीजन छूट नहीं रहा है ना। कोई भी रीजन छूट नहीं रहा है। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है सेल का, कि सारे एंटीनास के बीच में हमारा डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इसका मतलब मान लो कि अगर हमने ओमनी डायरेक्शनल एंटीना लगाया है, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना लगाया तो हमें पता है कि इसका किसी भी डायरेक्शन में रेडिएट करे, इधर इधर उधर उधर कहीं भी रेडिएट करे, वो ऑब्वियसली यहीं तक जाके खत्म हो जाएगा, है ना। सब जगह बाउंड्री, इसके जितने भी बाउंड्रीज है वहीं पर जाके खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर ये बात क्लियर हो गई हमारे दिमागों के अंदर, तो क्या इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? नहीं, इंटरफेरेंस का तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी भी यहाँ पर बाउंड्री है और वो सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अब तो हर सेल अपने तीन तीन बाउंड्री, चार, छह छह, सबके पास छह छह बाउंड्री है। यहाँ पर देखो, ये सेल तो छह छह बाउंड्रीज के साथ प्रॉब्लम फेस करने वाला है। सर्कल में तो चलो कुछ रीजन था, लेकिन यहाँ पर तो ऑलमोस्ट छह बाउंड्रीज है जहां पर इंटरफेरेंस होगा। तो अब तो यहाँ पर इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब बढ़ते हैं, उस सॉल्व करने के टेक्निक थोड़ा सा जानेंगे बाद में। लेकिन पहले डिसाइड करते हैं कि ये जो क्लस्टर साइज है कैसे डिसाइड होता है। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसा सात का ही क्लस्टर बने, तीन का भी क्लस्टर बन सकता है। देखो, तीन का क्लस्टर आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो, तीन का क्लस्टर बनाओ। ठीक है। ये ना, इसको क्लस्टर बोलते हैं। किसको क्लस्टर बोलते हैं? इस पूरे को एक क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है। ये पूरा एक क्लस्टर है, तो क्लस्टर साइज तीन भी हो सकता है, सात भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है। यहाँ पर क्लस्टर कितना है? क्लस्टर साइज है 7। ठीक है। तो क्लस्टर साइज का फॉर्मूला होता है, किसी भी सेल पे क्लस्टर साइज के लिए एन से इंडिकेट करते हैं क्लस्टर साइज को, और उसको बोलते हैं आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस आई जे। ठीक है। आई और जे क्या है? आई और जे बेसिकली क्या है, कि जब आप यहां से किसी भी एक सेल से एक यूनिट मूव करते हो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एडजेशनल सेल। ठीक है। और उसके बाद 30 डिग्री एंगल मूव करके, जो आप हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल मूव करके जो डिस्टेंस लोगे ना उसको जे बोलेंगे। अभी आई जे को छोड़ दो, कंफ्यूजन मत करो कि आई और जे क्या है। बस, और ये भी, बस आई और जे एग्जाम में अगर वेल क्वेश्चन आएगा ना, आई और जे एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना तो बहुत वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, वो समझने में भी दिक्कत होगा, उसलिए छोड़ दो इसको। आई और जे को बस इतना अंडरस्टैंड करो कि आई और जे इंटीजर होंगे। और एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल दिया होगा तो उसमें आपको बता दिया होगा कि आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, ऐसे करके बता दिया जाएगा। ठीक है। तो आई और जे की वैल्यू जैसे आप 1 2 रखोगे तो यहाँ पर एन की वैल्यू निकल के आएगी। और एन की वैल्यू इंटीजर है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, लेकिन जनरली पॉजिटिव में ही बात करते हैं। तो आई और जे की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि क्लस्टर का साइज क्या है। तो जनरली जो हमारे पास क्लस्टर साइज होगा वो 3 4 7 ऐसे करके आता है। और जो मोस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू जो यूज होती है दैट इज 3 and 7। 99% ऑफ क्वेश्चंस में आपका क्लस्टर साइज की वैल्यू 7 दी होती है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लस्टर साइज एन की वैल्यू 7। तो क्लस्टर साइज समझ में आ गया। अगर कहीं पर क्वेश्चंस में बोला होगा कि क्लस्टर साइज, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एन। कैपिटल एन की जनरल वैल्यू क्या होती है, 3 4 7। नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, एन की वैल्यू 7। क्लियर। स्मॉल डी क्या है, सेल रेडियस। अभी सेल रेडियस पता चल गया क्या होता है सेल रेडियस। दिस इज द सेल रेडियस डी। ठीक है।
सॉरी, सेल रेडियस आर, नॉट डी, कैपिटल आर। और डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीना इसको बोलते हैं डी। आर इज सेल रेडियस और डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीना। डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीना। नोट कर लीजिए ऊपर, ठीक है। ऊपर हमने आर ही रिप्रेजेंट किया था ना, यस आर। ठीक है। तो सेल रेडियस हो गया आर, डिस्टेंस हो गया बिटवीन टू एंटीना डी, और क्लस्टर साइज हमने बता दिया आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस आई जे, जो नॉर्मली वैल्यू 347 और 99% टाइम्स एन की वैल्यू 7 यूज करते हैं। क्लियर हो गया? चलो, अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम अगले मुद्दे की तरफ आते हैं, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि हम कैसे अपने इंटरफेरेंस वाले मसला को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं इस इमेज को कर लेता हूँ कॉपी, अगर हो पाए तो। हाँ, हाँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ नीचे ड्रैग करके लाता हूँ। मेरा भाई क्या होगा, ये हो गया कॉपी और अभी पेस्ट होगा ना। इसको थोड़ा नीचे कर लो, इसको डिलीट कर देता हूँ, थ्री का क्लस्टर साइज का कोई जरूरत नहीं। चलो, चलो। अब यहाँ से हम लोग एक चीज देखने की कोशिश करेंगे कि इंटरफेरेंस को कैसे रिड्यूस करें। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हमने ये कर रहे थे कि हमारे पास ओमनी डायरेक्शनल एंटीना था, जो कि हर डायरेक्शन में सारे फ्रीक्वेंसीज को रेडिएट करता था, और वो सारे फ्रीक्वेंसी जो 25 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उसको हमने बी नॉट बोला था, और चैनल वन को F1 बोला था, और चैनल टू को F2 बोला था। अब जब हमें पता चल चुका है कि हमारे पास कितने सेल्स हैं जहां पर इंटरफेरेंस के चांसेस हैं, तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया फाइव, ये हो गया सिक्स, और खुद का अपना एक सेल है सेवन। तो टोटल सेवन सेल्स है, छह तो बाउंड्री पर ही है और एक में खुद का, जहां पर इंटरफेरेंस हो सकते हैं। तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं हर सेल्स को बोलूं, हर सेल्स के एंटीना को बोलूं कि भाई, जो तुम फ्रीक्वेंसी रेंज दे रहे हो, मैं तो आपको यहाँ पर जो यूजर को तो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि यहीं पर बात करो, यहाँ पर मत जाओ, सब कहीं भी जा सकता है। तो ऐसा क्यों ना करो कि तुम उसको चैनल ही अलॉट मत करो, या तुम जो चैनल अलॉट कर रहे हो मुझे बता दो, वो मैं वो चैनल ही यूज नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं सेंट्रलाइज हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं चैनल नंबर 1 से 25 यूज करूंगा, तो तुम इस चैनल को यूज मत करो। मतलब कि जो ऑपरेटर बी के पास जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी रेंज है बी नॉट, जिसको उसने 1000 चैनल्स में डिवाइड किया था, अब हम क्यों ऐसा ना करें कि इस 1000 चैनल्स को इस 7 सेल्स में डिवाइड कर दें, ताकि कोई भी सेल एक दूसरे का यूज किया हुआ चैनल को यूज ना करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको बोलूं कि भाई, तुम जो है चैनल नंबर 1 से 25 यूज करोगे, तुम 25 से 50 यूज करोगे, तुम 50 से 75 यूज करोगे, तुम 75 से 100 यूज करोगे, तुम 100 से 125 यूज करोगे, और तुम 125 से 225 यूज करोगे। तुम्हारे पास ज्यादा यूजर, तुमको ज्यादा चैनल देता हूँ तुम, और 225 से यूज करोगे, और उसको बोलेंगे तुम्हारे पास और भी ज्यादा चैनल है, तो तुम 225 से लेकर के 500 चैनल यूज करोगे। और अभी भी मेरे पास 500 चैनल्स क्या है, अनयूज है। मेरे पास कितने चैनल्स थे? 1000। तो मैंने ऐसे चैनल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कर सकता हूँ। और ये मैंने अपने पास रख लिया 0 से 25। अब देखो, जो भी यूजर बात करेगा उसको मैं कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड दूंगा, जो कि चैनल 0 से 25 के अंदर है। क्या वो फ्रीक्वेंसी बैंड चैनल नंबर 26 से 50 के पास रिपीट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने सिक्वेंशली फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रखा है हर चैनल्स के अंदर। देखो, यहाँ पर हमने चैनल डिवाइड किया था, चैनल वन के अंदर ये फ्रीक्वेंसी बैंड यूज होगा, चैनल टू के अंदर ये फ्रीक्वेंसी बैंड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चैनल 1 से 25 के अंदर यूज कर रहे हैं, वो F1 फ्रीक्वेंसी रेंज से F25 फ्रीक्वेंसी रेंज यूज करेंगे, और वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है दूसरा सेल नहीं यूज करेगा, क्योंकि उसको मैंने डिफरेंट चैनल अलॉट कर दिया है। क्लियर हो गई बात? डिफरेंट चैनल अलॉट कर दिया है। क्लियर? यस, क्लियर। अब क्या अब इंटरफेरेंस होगा? नहीं, अब इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि अब सबके पास अलग अलग चैनल्स हैं, है ना? अब सबके पास कैसा है, अलग अलग चैनल है, तो अब कोई इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी भी आगे मैं बताऊंगा फिर से इंटरफेरेंस कहाँ पर पॉसिबल है, तो आपको वहां पर क्लिक करेगा, लेकिन अभी के लिए समझो कि अभी तो यह मसला सॉल्व हो गया कि हमने चैनल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कि हर सेल अलग अलग चैनल्स को यूज करेंगे, जिसकी वजह से कोई भी यूजर जो है वो सेम चैनल पे बात नहीं करेगा। तो कोई भी बाउंड्री पे आ जाए, वो अलग अलग चैनल पे बात कर रहा है, तो इसके वजह से जो क्या है कि इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है। ठीक है, ये क्लियर हो गया?
लेकिन यहाँ पर जो चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने रैंडमली किया, इनएफिशिएंट वे से किया। क्यों? क्योंकि किसी को मैंने कम चैनल दिया, किसी को ज्यादा चैनल दिया, और बहुत सारे चैनल्स जो है अनयूज्ड किए। नॉर्मली हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हो गया? अगर मान लो कि मैंने हर सेल को के चैनल दिया है, हर सेल को के चैनल दिया है, और मेरे पास क्लस्टर साइज एन है। एन का मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ क्लस्टर। ये पूरा क्लस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके अंदर कितने सेल्स हैं? टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ क्लस्टर तो 7। और हर सेल को मैंने के चैनल अलॉट किया है। तो टोटल कितना चैनल हो गया? टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल के इंटू एन हो गया। कोई दिक्कत है समझने में? मान लो हर सेल को मैंने 50-50 चैनल दिया है, और मेरे पास 7 सेल्स है टोटल। तो 7 × 50 कितना हो गया? 350 चैनल्स मेरे पास अवेलेबल होंगे। टोटल चैनल्स अगर मैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो ये एक फॉर्मूला होता है जहां S इज इक्वल टू के एल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन दूं, तो फॉर एग्जांपल ऐसा बोलूं कि एक सेलुलर सिस्टम है जहां पर टोटल अवेलेबल चैनल 840 है, और क्लस्टर साइज n की वैल्यू 7 है। तो हर चैनल पे, हर सेल पे कितने चैनल्स होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको निकालना है S इज इक्वल टू के एन। इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो, या लॉजिकली भी निकाल सकते हो कि 840 चैनल्स है, टोटल क्लस्टर साइज 7 है, तो हर सेल पे 840/7 यानी कि 120 चैनल्स होंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? अगर ये चीज क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो कि इफ आई इज इक्वल टू 2 एंड जे इज इक्वल टू 1 एंड टोटल चैनल एस इज 630। If I is equal to 2, J is equal to 1, S is 630, to find channel per cell, find K, find channel per cell। तो सबसे पहले I2J1, जब I2J1 होगा तो N की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी? 7। कैलकुलेट में देख लो, I स्क्वायर 4, J स्क्वायर 1 प्लस IJ2, ये 7 हो गया। अब 7 हो गई तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K की वैल्यू हो जाएगी S अपॉन N। S की वैल्यू कितनी दी है? 630। N की वैल्यू कितनी दी है? 7। तो 90 चैनल्स। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, सिंपलर सिंपलर कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब जो हमने सेल साइज बना दिया, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई इतना ही यूजर होगा, इतना ही बड़े एरिया के अंदर हमारा यूजर होगा, नहीं। ठीक है, और थोड़ा सा आपको समझाता हूँ चीजों को। चलो, हाँ। अब तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मेरा यूजर जो है इतने ही एरिया में होगा। नहीं भाई, और भी ज्यादा होगा, इधर भी यूजर होंगे, इधर भी यूजर होंगे। लेकिन मैं अब ये कर सकता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से मान लो ये ना हेक्सागन, ये बना हुआ है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से बना हुआ है ऐसे, ठीक है ना, डन। तो इस तरीके से पूरा हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये जो सेल, जो एंटीना, जो फ्रीक्वेंसी, इसको तो हमने कुछ चैनल अलॉट कर दिए, मान लो 25 से 50। तो ये जो चैनल अलॉट कर रहा है, अब मैं इस कौन से सेल पे ये चैनल दे सकता हूँ कि इंटरफेरेंस ना हो? ऑब्वियसली बात है, यहाँ और यहाँ तो नहीं दे सकता है ना, यहाँ यहाँ नहीं दे सकता। तो इस चैनल्स को हम दोबारा कहाँ यूज कर सकते हैं? क्या मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ? इतने दूरी पे यूज कर सकता हूँ? क्या मैं इतने दूरी पे यूज कर सकता हूँ ताकि इंटरफेरेंस ना हो? तो वो सेफेस्ट डिस्टेंस क्या है जिसपे मैं सेम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज कर सकता हूँ? अब मेरे पास लिमिटेड रेंज ऑफ बैंडविड्थ है, उसके हिसाब से मैंने पूरे चैनल्स बना लिए, और वो चैनल्स को मैंने पूरे क्लस्टर साइज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस पूरे क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। तो लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा यहीं पर यूजर है, यहाँ पर भी यूजर हो सकता है। तो अब मैं इस क्लस्टर को रिपीट करूंगा ऐसे। तो मुझे बस ये चीज का इंश्योर करना है कि जो चैनल मैंने यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ना यूज करूँ, यहाँ पर ना यूज करूँ, ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस ना हो। तो मैं इस चैनल को फर्दर कहां पर अलॉट कर सकता हूँ, कौन से सेल को अलॉट कर सकता हूँ ये चैनल, जहां पर इंटरफेरेंस ना हो? ठीक है, ये चीज फाइंड आउट करना है। और इसी चीज को हम बोलते हैं रीयूज फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज डिस्टेंस। यानी कि आप सेम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहां पर यूज कर सकते हो, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। समझ में आया बात? अब ये सेम रेंज ऑफ डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि सेल रेडियस पे डिपेंड करेगा और क्लस्टर साइज पे डिपेंड करेगा कि भाई आपके
एक क्लस्टर में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो यानी कि ये मुझे पता चल गया कि डी जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करने वाला है, एक किस पे, सेल का रेडियस पे, और दूसरा क्लस्टर साइज पे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर का एक डायग्राम, जहां पर यहाँ पर क्लियर बताया हुआ है कि अगर ये एक सेल है, इसके फ्रीक्वेंसी को हम रिपीट कर सकते हैं, ना तो यहाँ, ना तो यहाँ, ना तो यहाँ, बल्कि यहाँ वन। तो वन वन रिपीट कर सकते हैं। देखो कोई भी एडजेसेंट सेल के पास नहीं है, जीरो, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ। इसके जो भी बाउंड्रीज के सेल है वहां पर हम सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं यूज कर रहे, जीरो कहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ। सिमिलरली एडजेसेंट सेल को हटा करके आप दूसरे सेल पे यूज कर सकते हो, फिर जीरो यहाँ यहाँ नहीं यूज होगा, यहाँ यूज होगा। टू को देखो, अगर सिमिलरली आप टू को देखोगे, तो टू वाला जो सेल है वो ये वाला एक सेल है टू। अब इसके सारे बाउंड्रीज में टू नहीं होंगे, इसके अलावा टू होंगे। तो ये जो डिस्टेंस है इस सेल और इस सेल के सेंटर में, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज डिस्टेंस, कैपिटल डी। बातें समझ में आ रही है ना, कहानी लंबी हो गई, चीजें समझ में आ रही है ना। अब फटाफट समझा के खत्म कर, ज्यादा लंबा नहीं खिंचूंगा। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू रूट ओवर थ्री एन इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर रूट के बाहर है, ये फॉर्मूला नहीं। हालांकि इससे क्वेश्चन आने कम चांसेस है इस फॉर्मूला से। रीजन बीइंग क्या है कि अगर एन की वैल्यू आप सेवन भी मानते हो, तो आपको याद करके जाना होगा कि रूट थ्री इंटू सेवन की वैल्यू क्या होती है, यानी कि रूट 21 का स्क्वायर रूट याद करके जा। ठीक है, या अप्रोक्सीमेट ले सकते हो, 4 पॉइंट समथिंग, 4.3 ले सकते हो, है ना। चेक कर लेना एक बार। तो इसीलिए जनरली एन सेवन आता है, या एन की वैल्यू थ्री आएगी, तो थ्री आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि थ्री आ जाएगा, रूट नाइन, और सेवन आएगा तो रूट 21 आएगा। सिमिलरली रूट 12 और रूट 21 दोनों का फॉर्मूला, दोनों की वैल्यू याद करके जाना। रूट 12 क्या होता है, रूट 21 क्या आता है। अगर इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आ गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी रीयूज डिस्टेंस, सेल रेडियस और क्लस्टर साइज के ऊपर बेस फॉर्मूला आ गया, तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं जहां पर आप वो यूज कर पाओगे, तो कैसे करोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ऐसा आ गया कि अगर सेल रेडियस, इफ सेल रेडियस इज 1 किलोमीटर एंड n इज इक्वल टू सेवन, क्लस्टर साइज इज सेवन, फाइंड द रीयूज डिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको d की वैल्यू निकालनी होगी, रूट ओवर 21 इंटू वन। अब रूट 21 की वैल्यू पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। अगर ऑप्शन में आपका 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 हो गया तो फंस जाओगे ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू याद करके जाना, नियरेस्ट टू वन डेसिमल। मेरे हिसाब से 4.3 या 4.4, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, फाइव का फाइव होता है, तो 4.5 के आसपास इसका वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, चलो। अभी फ्रीक्वेंसी रीयूज डिस्टेंस समझ में आ गया। अभी देखो फ्रीक्वेंसी रीयूज डिस्टेंस की फॉर्मूला मैंने बताया, डी इज इक्वल टू रूट ओवर थ्री एन इंटू आर। अब डी बाई आर कर दो, यहीं से डी बाई आर कर दोगे तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर, और इसका होता है थ्री, रूट ओवर थ्री एन। तो क्वेश्चन में या तो फ्रीक्वेंसी रीयूज डिस्टेंस आएगा या फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर आएगा तो क्यू की वैल्यू निकालनी है, यानी कि डी बाई आर, उसकी वैल्यू जाएगी रूट ओवर थ्री एन। क्लियर हो गया। अब चलो डिस्टेंस, ये सारे चीज हम समझ में आ गया, और सब कुछ समझ में आ गया। अब हम लोग सिग्नल टू इंटरफेरेंस का एक फॉर्मूला आता है, वो भी कैलकुलेट करके देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं को चैनल इंटरफेरेंस, को चैनल इंटरफेरेंस रेशियो। को चैनल इंटरफेरेंस रेशियो। हालांकि इस वाले टॉपिक से शायद क्वेश्चंस बहुत कम आए, क्योंकि अगेन रीजन भी ये है कि कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन चलो फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो तो पता है सबको, ऐसे ना। उसी तरीके से सिग्नल टू इंटरफेरेंस, को चैनल इंटरफेरेंस का एक फॉर्मूला आता है, जिसको सिग्नल के पावर मान लो अगर एस है, तो और इंटरफेरेंस क्या है। अब एक सेल, ये सेल, इसके जितने भी को चैनल है जो सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, ये या ऊपर वाले डायग्राम में दिखाऊं, तो इनसे इंटरफेरेंस होने की संभावना है। अब बोलोगे सर कैसे हो सकता है, इंटरफेरेंस इतने दूर है। फिर भी हम मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस का पावर होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे इंटरफेरेंस के, जिसकी वजह से इसको इंटरफेरेंस होगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ऐसे छह सेल्स होंगे। ठीक है, ऐसे छह सेल्स होंगे जिससे इसको इंटरफेरेंस हो सकता है। तो उसको, उस सिनेरियो को हम मद्देनजर रखते हुए, कंसिडर करते हुए, को चैनल, सिग्नल टू को चैनल इंटरफेरेंस रेशियो रखेंगे, ताकि मान लो पॉसिबिलिटी है कि अगर इतने दूर से भी, एक तो हमने मिनिमाइज करते हैं उस चीज को कि इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर इंटरफेरेंस होता है, तो हम अपने सिग्नल पावर को इतना बढ़ा करके रखेंगे
कि ये कोई चैनल इंटरफेरेंस क्या हो जाए, हमारा इनवैलिड हो जाए, इससे कोई भी फर्क ना पड़े, इसीलिए इस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर हमें कितने सेल से मिल रहा है, 6 सेल से, इस वाले फॉर्मूला के अंदर, इस वाले अगर क्लस्टर साइज 7 है तो यहाँ पर हमको 6 सेल से इंटरफेरेंस होने का चांसेस मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर समेशन लिखेंगे, k = 1, k = 1 से m, और इसका होता है dk/r। d क्या है आपको पता है, फ्रीक्वेंसी रियूज का डिस्टेंस, यानी कि इस वाले सेल और इस वाले सेल के बीच का डिस्टेंस को d बोल रहे हैं, और r क्या है, सेल रेडियस आपको पता है। अब इस केस में जहां पर n की वैल्यू 7 है, यहाँ पर सारे d आपको क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, ये भी d इक्वल मिलेगा, ये भी d इक्वल मिलेगा, सिमिलरली सारे 6 जो को चैनल है उन सबसे d आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो dk को हम अगर, और ये समेशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं आपको, s/i = s/, ये समेशन 6 मान लेते हैं क्योंकि अभी n की वैल्यू 7 के लिए अज्यूम कर रहे हैं, तो ये 6 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई इसकी पावर गामा हो गया। अच्छा, ये गामा क्या है, गामा का मतलब होता है प्रोपगेशन पाथ लॉस, पाथ लॉस, और इसकी वैल्यू अराउंड 2 से 5 के बीच में रेंज वो करेगा, ठीक है। पहले तो इस फॉर्मूला को आप बॉक्स बना, सिग्नल पावर एस, इंटरफेरेंस को हम लिखते हैं समेशन, के की वैल्यू 1 से m, कितने नंबर ऑफ को चैनल है उस पर डिपेंड करेगा, d/k, m कहाँ तक जाएगा, नंबर ऑफ को चैनल्स जहां से इंटरफेरेंस आ रही है, dk/r, dk क्या है, डिस्टेंस ऑफ वन सेल्स फ्रॉम द कोएथ चैनल जहां से इंटरफेरेंस आ रहा है, बाई r, अपॉन, अपॉन नहीं, पावर गामा, ठीक है, dk/r की पावर गामा, दैट इज गामा क्या है, प्रोपगेशन पाथ लॉस। फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब जो हम n की वैल्यू 7 ले रहे हैं, वहां पर कितने को चैनल है जहां से इंटरफेरेंस आ सकता है, 6, तो ये समेशन को हमने 6 से रिप्लेस कर दिया, और d की वैल्यू भी सेम है, d/r, सभी का डिस्टेंस को चैनल मतलब रीयूज जो डिस्टेंस है, वो मैंने देखा ना, रीयूज डिस्टेंस जो है सबका, यहाँ पर क्या है, सबका सेम है, दैट इज d, ठीक है, तो ये d हो गया। अब ये s/i की वैल्यू कितनी हो गई, s × 6, और d/r क्या है, d/r इज नथिंग बट q, फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर, तो इसको मैं q से रिप्लेस कर देता हूँ, q की पावर गामा, ठीक है, और q की पावर गामा हो गया, और सिग्नल टू इंटरफेरेंस इज इक्वल टू 1/6 इंटू कुछ भूल रहा हूँ क्या मैं, एक्चुअली ये माइनस गामा होता है, दिस इज माइनस गामा, ठीक है, माइनस गामा, फॉर्मूला में रिकरेक्शन कर लो, माइनस गामा, तो 1/6 इंटू सिग्नल बाय क्यू की पावर माइनस गामा, और इसको ऊपर ले जाओ तो 1/6 इंटू एस इंटू क्यू की पावर गामा, तो सिग्नल टू इंटरफेरेंस की वैल्यू क्या हो गई, 1/6 इंटू सिग्नल का पावर मल्टीप्लाइड बाई रीयूज फैक्टर की पावर गामा, ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, और n = 7, और यही 99% यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, सिग्नल का पावर दिया होगा, सिग्नल टू को चैनल इंटरफेरेंस निकालने बोलेगा, 1/6 p/s क्यू, और उसकी पावर गामा कर सकते हो, ठीक, यहाँ से क्यू भी आप निकाल सकते हो, क्यू क्या होगा, क्यू की वैल्यू अगर फ्रीक्वेंसी रियूज फैक्टर बोलेगा निकालने के लिए, तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाई s/i इंटू 1/ps होल 1 मेगा। लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए ये वाले क्वेश्चंस कम आएंगे, क्योंकि 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी 0 पॉइंट होगा, और 0.5 का आप कैसे एक्सपोनेंशियल निकालोगे, दैट इज लेस एक्सपेक्टेड, मोस्ट ज्यादा ज्यादा आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस सिग्नल बाय को चैनल इंटरफेरेंस 1/6 मल्टीप्लाइड बाय सिग्नल पावर मल्टीप्लाइड बाय रीयूज फैक्टर की पावर गामा, और गामा आपको प्रोपेगेशन पार्ट के लिए वो दिया होगा 2 या 3, तो वो इजिली आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से चीजें क्लियर हो गई। अब ना देखो, यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक है जो फटाफट बता देता हूँ, ऑलरेडी मुझे लगता है कि ज्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो। हाँ, लास्ट चीज आपको बता देता हूँ, जो हम फर्दर सेल सेक्टरिंग का कंसेप्ट आता है कि कहाँ पर हम सेल को सेक्टरिंग करते हैं, उस चीज को मैं बता देता हूँ। सेल सेक्टरिंग क्या होता है बेसिकली, देखो, सेल सेक्टरिंग में अभी तक ये सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्या वो मेरा कॉपी पेस्ट हो सकता है, गुड, अभी तक जो प्रॉब्लम्स आ रहा था कोई चैनल इंटरफेरेंस का, वो क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एंटीना लगाया वो कैसा लगाया, ओमनी डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शनल, ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल का मतलब मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है कि किस डायरेक्शन में कौन सा फ्रीक्वेंसी को वो रेडिएट करेगा, सभी डायरेक्शन में सारी फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड ओमनी डायरेक्शनल। लेकिन
अगर मैं इस अपने सेल को सेक्टर कर दूं ऐसे, और एक तीन एंटीना लगाऊं, है ना, तो मैं बोलूं एक पर्टिकुलर एंटीना इतने ही जोन में यही फ्रीक्वेंसी रेडिएट करेगा, या यहाँ पर इतनी ही फ्रीक्वेंसी रेडिएट करेगी, यहाँ पर इतनी फ्रीक्वेंसी रेडिएट करेगी, तो फर्दर जो इस चैनल के इस बाउंड्री पे जो इंटरफेरेंस हो रहे थे, मान लो कि ये F24 यूज कर रहा था, तो इस बाउंड्री से और यहाँ पर जो F24 यूज हो रहा था, यहाँ पर जो को चैनल इंटरफेरेंस हो रहा था, अब मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि भाई F24 तुम यहीं पर यूज करो, यहाँ पर यूज करना नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ और यहाँ के बीच का क्या होगा, वो चैनल इंटरफेरेंस फर्दर मिनिमाइज हो जाएगा। तो सेल सेक्टरिंग एक टेक्निक है जहां से हम क्या करते हैं, अपने सेल को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि हम फर्दर वो चैनल इंटरफेरेंस को फर्दर रिड्यूस कर देते हैं। आप सेक्टरिंग हम 3 सेक्टर में कर सकते हैं, या हम 6 सेक्टर में कर सकते हैं, और भी ज्यादा अवेलेबल चैनल को 6, इस सेल के अंदर हमने 25 चैनल अलॉट किए थे, हम उसको फर्दर हर सेक्टर के अंदर डिवाइड कर देते कि सबको 4 4 चैनल दूंगा मैं, आपको इसी 4 चैनल पे इस सेक्टर के अंदर जितने भी यूजर देंगे उसको, उस सारे यूजर्स को आप यही 4 चैनल ही अलॉट कर सकते हो। ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, या इसको 3 में डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं 8 8 दे दूंगा कि भाई ये लो 3 सेक्टर मैंने बना दिए, अब इस सेक्टर के अंदर जितने भी यूजर आएंगे उनको इसी 8 चैनल्स के अंदर एलोकेट कर। फर्दर चीजें और भी इसके अंदर होती हैं, लेकिन अभी प्राइमरी ये समझ लो, ठीक है। तो अगर हम सेल सेक्टरिंग कर देंगे तो हमारा को चैनल इंटरफेरेंस जो है फर्दर डिक्रीज कर जाएगा। कैसे डिक्रीज कर जाएगा कि अब इस केस में पहले जो नॉर्मल केस में हमारे पास कितने थे, 6 चैनल थे जो हमारा को चैनल इंटरफेरेंस कर रहे थे, को चैनल इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे थे। अब जब हम सेक्टरिंग कर देंगे और अगर हम 6 सेक्टर करते हैं, अगर हम 6 सेक्टर करते हैं, तो ये 6 चैनल जो है रिड्यूस हो जाएगा एक पे। अब केवल एक ही होगा चैनल जो हमारा को चैनल इंटरफेरेंस पे काम करेगा, वो चैनल इंटरफेरेंस पे काम करेगा। और अगर हम इसको 3 सेक्टर में डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा केवल दो ही चैनल्स ऐसे होंगे जो को चैनल इंटरफेरेंस पे काम करेगा। तो जितना ज्यादा सेक्टर बना देंगे, उतना को चैनल इंटरफेरेंस वाला जो काम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया बात? उतना को चैनल इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। तो सेक्टरिंग ऑफ अ सेल इंप्रूव्स रिड्यूसिंग को चैनल इंटरफेरेंस, ये एक बात याद रखना है। और नॉर्मल केस में जहां पर हमारा जो क्लस्टर साइज 7 होने पर एक सेल जो है दूसरे 6 को चैनल इंटरफेरेंस कर रहा था, दूसरे को 6 सेल्स के को चैनल से इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा था, वो सेक्टरिंग करने पे अगर हम 6 सेक्टर कर देंगे, तो फिर वो रिड्यूस हो जाएगा 6 से किस पे, एल। सो राइट इट डाउन, यूजिंग 6 सेक्टर्स, यूजिंग 6 सेक्टर्स, नंबर ऑफ को सेल इंटरफियरिंग सेल, को सेल का मतलब जो इंटरफेरिंग सेल है, विल बी रिड्यूस टू 1 फ्रॉम 6। ठीक है, ये बात याद। So friend, with this, we have come to an end of the technical aspect of how the spectrum can be managed within the cell, and how we can ensure that the interference is reduced. With this, we come to an end of this entire discussion. I hope this discussion was fruitful. Thank you for watching, and let us meet in another video.